हेलो बच्चों, आज फिजिक्स संजीवनी के क्या है, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 2 में चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वह लेक्चर 2 में चलते हैं। लेक्चर 2 में तो हमने आपको क्या है स्पीड, एवरेज स्पीड और क्या है वेलोसिटी तक आपको बता दिया था। आज जो हम एक्सेलरेशन बताएंगे, एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ तक इस लेक्चर में पहुँचते हैं उसको हम बताते हैं। कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तक हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है ना, इतना कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻2 होता है। और याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। देखिए, नॉट वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी के, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इधर होता है, ठीक है, अलोंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अलोंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, तो इसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो जब भी जैसे आपको कहीं किसी क्वेश्चन में बताना हो तो हम वेक्टर के द्वारा हम चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेक्टर रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा से चेंज ऑफ हम वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल देंगे। और वही जो डायरेक्शन होगा वह एक्सीलरेशन का क्या है, डायरेक्शन होगा। अभी आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बताते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डायमेंशन L⁻⁻2 वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से बन रहा है। मतलब वेलोसिटी में चेंज होने के कारण ही एक्सेलरेशन बन रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या तो डायरेक्शन में चेंज हो, भैया तो डायरेक्शन में चेंज हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो, ठीक है। यानी वेलोसिटी में चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं? देखिए, वेलोसिटी में जो चेंज हो सकता है व्हेन केवल डायरेक्शन चेंज हो। ये देखिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो सकता है कि केवल क्या है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा पाथ हो सकता है? ये पाथ हो सकता है सर्कुलर पाथ हो सकता है। बोलिए, सर्कुलर पाथ हो सकता है कि नहीं? सर्कुलर पाथ में देखिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है, तो पाथ कैसा हो सकता है? सर्कुलर हो सकता है। और अगर मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ होगा, बच्चों ध्यान दो, तो सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। यानी एक्सीलरेशन जो है परपेंडिकुलर टू, ये देखिएगा, वेलोसिटी होता है। ये भी ध्यान देना, जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो एक्सीलरेशन की दिशा कैसे होती है? ये देखिए, एक्सीलरेशन ऐसे होता है, तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? ये देखिए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और ये बताओ, हर जगह हर इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदलती है कि नहीं? स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी हो सकता है। हो सकता है कि डायरेक्शन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, चेंज इन ओनली, ये देखिए, चेंज इन ओनली मैग्नीट्यूड हो सकता है, चेंज इन ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण हो सकता है। भाई मैग्नीट्यूड में भी चेंज होने के कारण हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड में चेंज होने का कारण क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल वेलोसिटी की होगा। यानी एक्सीलरेशन पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल और
एंटी पैरेलल, कई बार तो यही सब छोटी छोटी चीजें पूछ दिया जाता है, पैरेलल टू वेलोसिटी होगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकोगे तो बताओ जी जी नीचे की तरफ लगता है, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही तो चेंज होता है भाई, केवल मैग्नीट्यूड। जैसे ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो बताइए नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है, और फिर जब ऊपर से नीचे आता है तो बताइए उसी दिशा में मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब बताइए वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ही केवल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, और कोई नहीं है। चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोथ चेंज, ये ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोथ चेंज, अगर दोनों चेंज होता है तो उस दशा में क्या होगा, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ चेंज। जैसे किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में याद होगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलता है, वेलोसिटी का बदल रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। जैसे कई लोगों के दिमाग में यह विचार मतभेद होता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हो सकता है, बिना स्ट्रेट लाइन के भी हो सकता है। ये देखिएगा दिमाग में अपने वहम निकाल दीजिएगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कोई एग्जांपल दो तो मैक्सिमम बच्चे स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है, ये एक प्रकार का एग्जांपल है कि जिसमें आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये देखिए प्रत्येक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वह जी नीचे की तरफ लगता है, प्रत्येक पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लगता है, प्रत्येक पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लगता है। ये देखिए प्रत्येक पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी जो होता है वह नीचे की तरफ लगता है, जितने भी होते हैं प्रत्येक पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी के साथ कोई भी एंगल मिलाएगा, थीटा, एंगल थीटा बिटवीन, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। ये देखिए थीटा 0 से लेके 180 के बीच में हो सकता है कि नहीं। एंगल थीटा बिटवीन यानी थीटा एंगल होता है, ठीक है, एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन तो पाथ होगा ही, लेकिन साथ में और भी कोई पाथ हो सकता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ हो सकता है, इसमें भी देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप क्या है कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन आता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वही होता है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का भी मतलब वही होता है, यहां पर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन देखिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का भी मतलब यही होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का भी मतलब वही होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या कहेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही एवरेज एक्सेलरेशन होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम इंटरवल, इसी को एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी क्या हो गया, v2 माइनस v1 अपॉन कितना हो गया, डेल्टा टी, ठीक है ना, इसी को हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसी पे एक जरा क्वेश्चन देख लीजिए एवरेज एक्सेलरेशन पे। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, कई बार कंपटीशन में आया है, इसी पैटर्न का आता भी है। मैंने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। देखिए एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं है, हाँ, लेकिन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर होता है, ठीक है भाई, स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर होता है, लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ दोनों एक ही बात एक तरह से बताता है, और इसकी दिशा जो होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी की होती है। क्या अगर आप पार्टिकल इज द मूविंग ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल जो है ईस्ट की तरफ क्या है वह मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल जो है ईस्ट की तरफ, ये देखिए ईस्ट यही दिशा में है, ईस्ट में वह कितना, v1 इक्वल टू कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ।
अब 5 मीटर पर सेकंड किधर हो गया, नॉर्थ में हो गया। ये देखिए v2 इक्वल टू कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। करा था एवरेज एक्सेलरेशन। तो पहले हम क्या बताएंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी किससे निकलेगा, वेक्टर सम से। देखिए v2 माइनस v1 बोला है ना, तो वेक्टर सम से निकलेगा। तो ये दो वेक्टर दिए गए हैं, हमको इनका वेक्टर निकालना है। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं तो इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, तभी हमको चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चलता है, नहीं तो डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगा। तो अब जब भी कहा जाता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी के केस में यहां पे इनिशियल वेक्टर, अब देखो इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, यानी माइनस v1 हो गया, मैग्नीट्यूड में वही भी है, ये हो गया आपका वेस्ट की तरफ हो गया। और ये जो हो गया, ये देखिए ये जो हो गया आपका, ये v2 इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, जो नॉर्थ दिशा में हो गया कि नहीं। अब इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम करते हैं तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलेगा। यानी क्या कहने का मतलब, अगर इनका हम वेक्टर सम निकालते हैं, ये देखिए वेक्टर सम किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन, बीचों बीच जाएगा। तो वेक्टर सम करते हैं तो ये देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5√2 हो जाएगा। ये बताइए चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं। किस डायरेक्शन में चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। ये देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। ये देखिए वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल मैंने बोला है भाई। जो एवरेज एक्सेलरेशन है वह चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन हमने क्या बोला है, टाइम इंटरवल बोला है, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो बोलो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, 5√2 अपॉन कितना हो गया, ये 10 हो गया। और ये बताइए एवरेज एक्सेलरेशन की दिशा क्या होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी की दिशा होगी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी की दिशा क्या है, वेस्ट नॉर्थ है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन भी जो होगा वह क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ में होगा, यानी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां, वेस्ट नॉर्थ दिशा में। ये ध्यान दीजिएगा, वेस्ट नॉर्थ दिशा में। तो ये कहने का मतलब है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वह चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है भाई। अब इसी में जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ध्यान दीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, बात वही है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन A इक्वल टू dv/dt। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। कभी कभी ये फंक्शन जो है यक्स के टर्म में भी हो जाता है, तो जरा उसको यक्स के टर्म में देख लें इसी को। जैसे देखिए एक ये हो गया, कभी कभी इसी को ऐसे निकाल लिया जाता है, a इक्वल टू dx से ऊपर नीचे जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया dx। इस dx/dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv/ क्या हो गया, dx। ये बात हमेशा ध्यान दें, अगर वेलोसिटी यक्स के फंक्शन में दिया गया हो, वेलोसिटी यक्स के फंक्शन में दिया गया हो, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू यहां पे क्या आता है, dv/dx आता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है यक्स के फंक्शन में दिया गया है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या आता है, v dv/ कितना आता है, dx आता है, ठीक है भाई। बातों को समझाया मैंने। अब छोटी छोटी बातें याद रखिए, जैसे छोटी छोटी बातों का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं यह देता है कि एक बॉडी जो है t1 टाइम तक एक्सेलरेट होती है, a1 एक्सेलरेशन से t1 टाइम तक एक्सेलरेट होती है, फिर a2 एक्सेलरेशन से t2 टाइम तक ये एक्सेलरेट होती है, t2 टाइम तक एक्सेलरेट होती है, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये देखिएगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा t1 प्लस t2। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी t1 टाइम तक एक्सेलरेट होती है और ये देखिए t2 टाइम तक एक्सेलरेट होती है, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो हो गया a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन a1 प्लस कितना हो गया, t2 हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें सिंपल सी बात, दूसरी बात क्या है बच्चों, ध्यान दो।
दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास भी होता है, तो फोर्स अपॉन मास से भी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो यहां क्या कहने का मतलब है, जैसे ये मान लो कोई मास m1 है, इस पे आपने F फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन a1 आया। अब ये मान लीजिए ये कोई मास m2 है, इस पे आपने F फोर्स लगाया, इसका एक्सेलरेशन क्या आया, a2 आया। कहा यह जा रहा है कि अगर ये दोनों मास को हम कंबाइन कर दे रहे हैं, देखिएगा दोनों मास को कंबाइन कर दे रहे हैं और इस पे हम अगर F फोर्स लगा रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन क्या आएगा, इनका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज बेटा ये देखो, a1 इक्वल टू F अपॉन m1 है, a1 इक्वल टू F अपॉन m1, या m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू F अपॉन क्या हो जाएगा, a1। m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा। और यहां बताओ m1 प्लस m2 इक्वल टू, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, यही तो हो गया भाई, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर उसी फोर्स से इन दोनों मास को हम क्या है, अगर हम मतलब धक्का दे रहे हैं तो उस समय उनका जो टोटल मास है वह क्या होगा। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू F अपॉन कितना हो गया, ये देखिए a हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F अपॉन a इक्वल टू m1 प्लस m2, या ये बताइए F अपॉन a इक्वल टू m1 कितना है, F अपॉन a1, और m2 क्या है, F अपॉन a2। ये देखिए F कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया, a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आई बात समझ में। तो छोटे छोटे, तो इस पे मैक्सिमम जो होता है वह डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इन बात को ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है वो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, या कुछ थियरी वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे थियरी वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कैसे क्या है, कौन सी चीजें हैं। थियरी टाइप के क्वेश्चन इसमें जो भी आते हैं, ये देखिए थियरी टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास जो दिया है m इक्वल टू 10 kg दिया है। ये देखिए एक बॉडी है, इसका मास m इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, m इक्वल टू 10 kg दिया है। मूव विथ वेलोसिटी, ठीक है, मूव विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान दीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है देन रिवर्स द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को रिवर्स कर रहा है, यानी वेलोसिटी को रिवर्स कर रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड में ये वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। मतलब कुछ भी अगर कांस्टेंट फोर्स लगा, कुछ भी लग रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अपने वेलोसिटी को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये देखिएगा कांस्टेंट फोर्स फॉर 4 सेकेंड, ठीक है, इट्स वेलोसिटी रिवर्स, वेलोसिटी इन अपोजिट, किसमें हो गया, अपोजिट कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन, आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज ये देखो, v1 एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो v1 इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कांस्टेंट फोर्स फॉर 4 सेकेंड लग रहा है, तो वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, v2 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड हो गया। बोले भाई v2 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में v2 इक्वल टू क्या हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये देखिएगा -2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, टाइम यहां पे क्या है, 4 सेकेंड है, टाइम यहां पे क्या है, 4 सेकेंड है। तो ये बताओ जो एवरेज एक्सीलरेशन है वह क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t, यानी क्या हो जाएगा, चाहे एवरेज एक्सीलरेशन कहा जाए चाहे एक्सीलरेशन कहा जाए, -2 माइनस 10 अपॉन कितना, 4, यानी -12 अपॉन 4 का मतलब -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी छोटी इसी तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, एकदम देखिए बेसिक चीज, क्लास से भी इजी हम लोग इसमें ये नेट जो दे बहुत इजी चीजें पढ़ा रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में जो एक एवरेज स्टूडेंट भी हो। अब ये सब क्वेश्चन कभी क्लास में हम लोग कराते ही नहीं है, सबके एकदम बड़ी बात बोलते हैं, छोटी बात बोलते ही नहीं है, लेकिन
इस समय जो भी एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा जो अपने आप को समझ रहा हो, ठीक है, वो भी अच्छा कर जाए देख के। भाई जो तेज है वो तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, हो तो पढ़ ही रहे होंगे अपना अच्छे से, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अपना मन ये हटा लिया हो कि नहीं मुझे मेडिकल की तैयारी नहीं करना हो, तो प्लीज इस वीडियो को देखिए और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, आपका मन कभी नहीं हटेगा, ठीक है। आप अपने लक्ष्य की तरफ जरूर जाएंगे और जरूर सफल हो जाएंगे। एकदम बेसिक बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। हर बात से एक एक दो दो क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये आपका। अब देखिए इसमें जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, एक दो जरा देख लेते हैं डिफरेंशिएशन वाले। वैसे तो जनरली हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन का, बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है डिफरेंशिएशन का, जनरली बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन का। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन होगा, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है, सपोज करिए यस इक्वल टू दिया है 4t³ दिया है, -3t² दिया है, +60 दिया है, +8 दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन बताइए। क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फाइंड इनिशियल यानी इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी एंड क्या एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का मतलब टाइम t = 0 पे आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो बच्चों आप इसको देख रहे हैं, यस इक्वल टू 4t³ -3t² +60 प्लस क्या है 8 है, इसी को देख रहे हैं आप। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v = ds/dt होगा। और ds/dt का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 12t² हो जाएगा, ये -6t हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। एक्सेलरेशन एक बार पुनः फिर डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt होगा। क्यों dv/dt को तो एक्सेलरेशन कहेंगे। ये कितना होगा 24t - 6 है। अब देखिए आपको इनिशियल फाइंड करना है, तो इनिशियल का मतलब v टाइम जो होगा वह क्या होगा 0 होगा, यही इनिशियल का मतलब है। तो यहां देखिए 0 रखा, यहां 0 रखा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो गया 6 मीटर/सेकंड हो गया। इनिशियल एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, ये देखिएगा इनिशियल एक्सेलरेशन, यहां इनिशियल एक्सेलरेशन अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम इनिशियल एक्सेलरेशन रखते हैं तो ये देखिए जो इनिशियल एक्सेलरेशन आएगा वह -6 मीटर/सेकंड में आ जाएगा। इसका मतलब t = 0 पे, टाइम t = 0 पे वेलोसिटी 6 मीटर/सेकंड है, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वह एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन में है, वह जो पार्टिकल है वह क्या है, रिटार्डेशन में है। ये चीज समझिएगा, मतलब a t = 0 पे वह -6 मीटर/सेकंड² है, रिटार्डेशन में है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, t = दिया है α(x² + βx), ये दिया है क्वेश्चन, कह रहा शो दैट जो रिटार्डेशन है, ठीक है, रिटार्डेशन जो है वह आपको बताना है कि फाइंड रिटार्डेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइंड क्या आपको बताना है, रिटार्डेशन इन टर्म ऑफ क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। ध्यान दीजिएगा, जो रिटार्डेशन है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी बताना है, यानी वेलोसिटी के टर्म में हमको रिटार्डेशन बताना है। तो t = α(x² + βx) दिया गया है, t = α(x² + βx) दिया गया है। अब देखिए इसका एक बार अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो भाई dt/dx, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो α(x²) का मतलब 2αx प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो बीटा हो जाएगा, 2αx प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। इसको चलिए रिवर्स कर दें, रिवर्स कर देंगे तो dx/dt = क्या हो जाएगा, v = 2αx + बीटा पावर -1 हो जाएगा। ये देखिए वेलोसिटी निकल गया कि नहीं वेलोसिटी, यानी dx/dt = v = 2αx + बीटा पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। v = 2αx + बीटा पावर क्या, -1, ये क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा। एक बार और अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, a = dv/dt, ये देखिए dv/dt, तो ये देखिए क्या निकलेगा, अगर एक बार और एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt, तो dv/dt का मतलब -1 2αx + बीटा पावर क्या, -1 और d/dt 2αx प्लस क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको एक बार पुनः डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 2αx + बीटा पावर -1
ठीक है, और ये डी अपॉन डी टी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब, यहाँ एक्सेलरेशन जो हो गया, ये देखिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2, और ये देखिए डी अपॉन डी टी अंदर जाएगा, डी अपॉन डी टी अगर अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बीटा 0 हो जाएगा, 2 अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बीटा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2, 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी को हम क्या कहेंगे, डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। या ए इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2 को क्या बोलेंगे, ये देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को -1 है, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2 होगा तो v का स्क्वायर होगा कि नहीं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2, तो इसका मतलब v का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, -v का स्क्वायर 2 अल्फा v, या एक्सेलरेशन a इक्वल टू -2 अल्फा v का क्यूब। ये देखिए रिटार्डेशन निकल गया कि नहीं रिटार्डेशन, ठीक है। तो भाई डिफरेंशिएशन, छोटा छोटा डिफरेंशिएशन है, उसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू 4t क्यूब माइनस कितना 2t दिया गया है। ये देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है x इक्वल टू 4t क्यूब माइनस कितना दिया है 2t दिया गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको एक्सिलरेशन बताना है, फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब आपको एक्सिलरेशन बताना, ये वेलोसिटी दिया गया है, सॉरी ये वेलोसिटी दिया गया है 4t क्यूब माइनस 2t, फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल, आपको एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है व्हेन 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, व्हेन 2 मीटर, कितना 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से 2 मीटर है। तो देखो भाई वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन v इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t दिया है। करा फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, अगर यह ओरिजिन से 2 मीटर दिया है तो आपको क्या बताना है, एक्सिलरेशन बताना है। बात को समझ रहे हैं, तो आपको एक्सिलरेशन बताना है, ये ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन फाइंड एक्सिलरेशन। तो देखिए बच्चों, इससे पहला काम क्या करना, पहले आप एक्सिलरेशन निकाल लीजिए। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, dv बाई डी टी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए 12t का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं 12t का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें अगर किसी तरह t की वैल्यू पता चल जाए तो बताइए क्या हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा कि नहीं। अगर हमें t की वैल्यू पता चल जाती है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है, क्यों पता है कि नहीं। अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो एक बार चलिए जरा इसको इंटीग्रेट किया जाए, आइए इंटीग्रेट किया जाए। चलिए भाई एक बार इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो जाएगा। बोलिए भाई x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो जाएगा। तो x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मतलब क्या हो गया, 4t क्यूब माइनस 2t, ये देखिए ये dt हो गया कि नहीं। अब ये x दिया है 2 मीटर दिया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4t पे 4/4 हो गया माइनस 2t स्क्वायर बाई कितना हो गया 2। इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, x टू पावर n dx क्या हो जाता है, x टू पावर n प्लस 1/n+1 हो जाता है कि नहीं। तो अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 4 4 कट गया, 2 2 कट गया, t पे 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए t पे 4 माइनस टी 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जरा टी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं,
चलिए जरा यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अगर टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, या टी स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। बोले भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ सॉल्व करना आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। अब ये बताइए टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू -1 में आ रही है, इसको तो हम लेंगे नहीं। ये टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो अगर ये टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, या टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमें देखिए टाइम की वैल्यू पता चल गई, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अगर टाइम की वैल्यू 2 हो गई तो इस इक्वेशन में लेके रखते हैं, तो बताइए एक्सेलरेशन a इक्वल टू 12, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस एक्सेलरेशन a इक्वल टू 24 माइनस 2 इक्वल टू 22 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो बताइए क्या एक्सेलरेशन निकल गया कि नहीं। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन आते हैं और मुश्किल से 2-3 बातें आपको जाननी है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है भाई, आप समझ रहे हो ना, या चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जो एक्सीलरेशन होता है वो वेलोसिटी के कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, उसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। और यही अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 से लेके 180 के बीच में हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन कांस्टेंट हो। तो अक्सर बच्चे ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हो सकता है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये भी हो सकता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, आपका डायरेक्शन और मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का एक्सेलरेशन चेंज हो, उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है ना भाई। तो जितना हमने बेसिक बातें बताई उनको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी पे देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे किस प्रकार से होता है उनको देख लेते हैं, फिर उन पे क्वेश्चन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे क्या होता है, उनको एक साथ देख लेते हैं सारे ग्राफ को, ठीक है, फिर उस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखा जाए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है। इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे ग्राफ का बेसिक का मतलब क्या होता है, जैसे ग्राफ की बेसिक एरिया निकालना ट्रायंगल का, ये सब आपको आना चाहिए। तो जरा हम बेसिक ग्राफ का बता दें आपको क्या क्या है, ठीक है। ये देखिए बेसिक ऑफ ग्राफ, ठीक है, जैसे उधर के लिए डिफरेंशिएशन बेसिक ऑफ ग्राफ। हमेशा ध्यान दीजिएगा जैसे कांस्टेंट ग्राफ क्या होता है। ये देखिए कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ का मतलब अगर मान लीजिए आपसे कहता है ये y है, ये x है, y इक्वल टू कांस्टेंट कहता है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। यही अगर x इक्वल टू कांस्टेंट कहता है, अगर कांस्टेंट कहता है, तो ये ध्यान हमेशा रहे कि y और x है तो उसमें y और x के बीच का ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर कांस्टेंट ग्राफ कहता है, x इक्वल टू कांस्टेंट कहता है, तो इस प्रकार से बनेगा। फिर ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही प्रोपोर्शनल ग्राफ, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। प्रोपोर्शनल ग्राफ में ध्यान दीजिएगा अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ये देखिए y दिया है, ये x दिया है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो ये ध्यान देना ये प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या होता है, प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। फिर ऐसे ही रेक्टेंगुलर ग्राफ होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर, ठीक है, हाइपर बोलिक ग्राफ कैसे होते हैं, हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ये मान लीजिए y है, ये x है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x दिया है, तो ये देखिए y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यही अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दिया रहता, ध्यान दीजिएगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो उसका भी इसी शेप का ग्राफ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा स्लोप उसका जबरदस्त होता है। मतलब ये देखिए, ये यानी ये वाला ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का है, ये y और x के बीच का ग्राफ है।
जैसे रिलेशन y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ किसके किसके बीच का है, y और x के बीच का है। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में इस प्रकार का ग्राफ होता है। यही ध्यान दीजिए, ये वाला जो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x को बता रहा है। लेकिन यही अगर y और 1/x के बीच का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाता, y और 1/x के बीच का ग्राफ प्लॉट किया जाता, मतलब इसी रेक्टेंगुलर रिलेशन में, तो ये ग्राफ ऐसे इस प्रकार से आता है, ऐसे इस प्रकार से आता है। ये ध्यान दीजिएगा, y और 1/x के बीच का, ठीक है ना। फिर ऐसे ही बच्चों इस बेसिक ग्राफ में पैराबोलिक ग्राफ आता है। ध्यान दीजिएगा, पैराबोलिक ग्राफ, ये देखिए पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ अगर इस प्रकार से आता है, देखिए पैराबोलिक ग्राफ, तो पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू मान लीजिए kx स्क्वायर अगर कोई इक्वेशन होता है, तो ये देखना y और x के बीच का ग्राफ किधर होता है, जिधर पावर 1 होता है उधर पैराबोला का मुंह खुला होता है। तो पावर 1 इधर है तो पैराबोला का मुंह इधर खुला होगा। ये देखिए आपका पैराबोलिक ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया, पैराबोलिक। यही अगर y स्क्वायर इक्वल टू kx होता है, तो मैंने बोला जिधर पावर 1 है उधर पैराबोला का मुंह ओपन होता है। तो x पे देखिए पावर 1 है तो इधर ग्राफ क्या होगा, ओपन होगा, यानी y और x के बीच का ग्राफ जो है वह देखिए इस प्रकार से है। ये y और x के बीच का ग्राफ हो गया, यानी y और x के बीच का ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पैराबोलिक ग्राफ हो गया। किस प्रकार का ग्राफ हो गया, पैराबोलिक ग्राफ हो गया, ठीक है ना भाई। तो इसको हम लोग पैराबोलिक ग्राफ कहेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए कुछ क्लोज्ड पैराबोला के इक्वेशन ग्राफ होते हैं। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए y इक्वल टू क्या होता है, ax माइनस bx स्क्वायर, तो ये देखो y और x के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये देखो y और x के बीच का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यही अगर होता y इक्वल टू माइनस ax प्लस bx स्क्वायर, देखिएगा y इक्वल टू माइनस ax प्लस bx स्क्वायर, यानी y इक्वल टू माइनस ax प्लस bx स्क्वायर का मतलब यानी y और x के बीच का जो ग्राफ है वह आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं कहीं, जितना आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो y इक्वल टू माइनस ax प्लस bx स्क्वायर का हो गया। अब इसी में जरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, कहां पे क्या चीजें हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए भाई, ये मान लीजिए y है और ये x एक्सिस है, ये y है और ये x एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखिए, अगर लाइन का इक्वेशन ऐसे आया है, या तो ऐसे आ सकता है या तो ऐसे आ सकता है। अगर लाइन का इक्वेशन ओरिजिन से गया है तो ये ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू mx होता है। यम जहां इसका क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप का मतलब टेन थीटा इक्वल टू y बाई x होता है। तो अगर इक्वेशन ओरिजिन से गया है तो y इक्वल टू ये क्या होता है, mx होता है, y इक्वल टू mx होता है। यही अगर इक्वेशन यहां से गया है, ये देखिएगा इक्वेशन यहां से गया है, तो ये जो होता है y इक्वल टू क्या होता है, mx माइनस c होता है। c ये देखिए कटा हुआ इंटरसेप्ट होता है y पे, और ये वाला जो ग्राफ होता है ये y इक्वल टू ये mx प्लस c का होता है, जहां ये जो है ये c कटा हुआ पार्ट है और इसका ये नीचे वाला c कटा हुआ पार्ट है इसके लिए, और यम जो होता है इसका स्लोप होता है। यही अगर मान लीजिए ये ग्राफ सारे ऐसे होते हैं, इस प्रकार से आते हैं, ये देखिए ऐसे आते हैं, ये यहां तक भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए ये हट गया, बस इतना भी हो सकता है, ठीक है ना, इतना भी हो सकता है, जैसे भी हो। तो ये हो गया। ये वाला देखिए, ये y दिया गया है, ये x एक्सिस दिया है, तो ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस mx दिया गया है। ये क्या दिया गया, y इक्वल टू माइनस mx दिया गया है, देखिएगा y इक्वल टू माइनस mx दिया गया है। और ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू क्या है, ये देखिएगा माइनस mx प्लस c है। देखिए इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना, ये देखिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c है। निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप का मतलब ये वाला एंगल, यानी ये जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और ये जो है, ये ध्यान दीजिए y इक्वल टू क्या है, ये माइनस mx माइनस c है, मतलब ये y इक्वल टू माइनस mx माइनस c है, यानी इस पे देखिए निगेटिव इंटरसेप्ट कटा हुआ है, ये देखिए निगेटिव इंटरसेप्ट कटा हुआ है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का क्या है, हो गया।
फिर इसी तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये सब भी थोड़ा जानना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखिए ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, इस तरह से सर्कल वाई हो गया। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया। ये सेमी मेजर एक्सिस इसका हो गया, ये बी हो गया। इसका एरिया याद रखिएगा पाई ए बी होता है इसका एरिया, और इसका एरिया आप जानते हैं पाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका एरिया पाई ए बी होता है, इसका एरिया क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व, ये देखिए एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व क्या होता है, तो ये y इक्वल टू वाई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। ये देखो y और x के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, जहां याद रखिएगा ये e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, e की वैल्यू 2.73 होती है, e की वैल्यू 2.73 होती है। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व y इक्वल टू वाई नॉट ई टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व y इक्वल टू वाई नॉट ई टू पावर माइनस एक्स। ये देखिए ये y हो गया और ये क्या हो गया, ये x हो गया, y हो गया और ये x हो गया। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व क्या हो गया भाई, y इक्वल टू वाई नॉट ई टू पावर माइनस एक्स। यानी ये कैसे हो गया, ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये इसकी पीक वैल्यू है, ये वाई नॉट हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व है। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व हो गया y इक्वल टू वाई नॉट ई टू पावर माइनस एक्स। फिर इसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ देख लीजिए, कहीं कहीं बेसिक जरूरत हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल की। तो आइए चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ देख लेते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ आप जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वह +1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो साइन थीटा का ग्राफ इस प्रकार से होता है। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वह आपका कॉस 0 की वैल्यू ही मैक्सिमम होती है, 1 होती है। तो कॉस थीटा का ग्राफ इस प्रकार से होता है। यही अगर साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो तो ये ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा में अगर आप +1 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपका क्या होगा, +1 होगा, और अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी +1 होगा, होगा कि नहीं। यानी +1 का स्क्वायर अगर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, +1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या होगा, +1 होगा, और -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ये +1 होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो गया। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो गया इस तरह से, इसका ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा का ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा का हो गया। फिर देखिए इसी में अगर कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ आप देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ, तो कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी +1 का क्या होगी, स्क्वायर +1 होगी, और ये भी -1 का स्क्वायर क्या होगी, +1 होगा। तो अब ये देखिए इसका कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस स्क्वायर का ये यूं 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 बना के नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा का, बोले भाई कॉस स्क्वायर थीटा का इस प्रकार से ग्राफ बना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ आपके हो गए। कैसे ग्राफ हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ आपके हो गए, ठीक है भाई, समझ रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा का हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया। अब इसी बेसिस पे हमको पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। इसी बेसिस पे हमको पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ना है। तो चलिए तीनों ग्राफों को पढ़ लिया जाए। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, फिर इन पे कैसे छोटे छोटे 2, 4, 5 क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लिया जाए, ठीक है। ये ग्राफ का सेगमेंट, तो उन पे छोटे छोटे कैसे क्वेश्चन बनते होंगे उनको देख लिया जाए। तो चलिए आइए, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
कैसे ये बनता है। सबसे पहली चीज पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। देखिए भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको सिर्फ एक चीज मिलेगा, वेलोसिटी, और हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आगे अगर हम चलेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाए। तो आप जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी होता क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल। अब जैसे मान लीजिए एक ग्राफ से हम इसको देखते हैं कि आखिरकार वेलोसिटी है क्या। ये देखिए पोजीशन, ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, इधर की तरफ ये पोजीशन लिखा है, ये टाइम लिखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वह इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये इसका जो टाइम है वह t1 है, और ये जो इसका टाइम है वह क्या है, t2 है, और ये जो इसका है ये पोजीशन y1 है, ठीक है, ये देखिएगा, और ये जो है इसका ये क्या है, y2 है। तो ये देखिए ए बी ग्राफ है इसका। तो इस ए बी ग्राफ का जो स्लोप होगा उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, ए बी ग्राफ का स्लोप। तो ए बी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ये देखिए स्लोप, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बताइए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, थीटा। यानी जो वेलोसिटी हो गया ए बी का वह कितना हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। बोलिए भाई, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 हो गया कि नहीं भाई, यही तो ए बी का हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन, या इसी को हम कहेंगे वी ए बी इक्वल टू हम कहेंगे tan थीटा, यानी स्लोप ऑफ क्या, ए बी का स्लोप कहेंगे। इसी को हम वेलोसिटी बोलेंगे, स्लोप ऑफ क्या, ए बी बोलेंगे। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो एंगल लीजिएगा वो टाइम एक्सिस से लीजिएगा। किससे लीजिएगा, टाइम एक्सिस से। भाई जो एंगल लेंगे वो हम टाइम एक्सिस से, ये देखिए थीटा एंगल हम ले रहे हैं कि नहीं, तो टाइम एक्सिस से हम एंगल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर टाइम और पोजीशन एक्स दे देता है कभी कभी, तो इधर से मत एंगल लेना, इधर से एंगल लेना, ये चीज ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब क्या है, कई बार कंफ्यूज ऐसे करता है कि ये देखो ये टाइम दे देगा और ये पोजीशन दे देगा, और कहेगा कि ये 30 डिग्री है, और ये कहेगा कि इसका जरा वेलोसिटी बताओ। तो लोग जल्दबाजी में 1030 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा जो एंगल लिया जाता है वह टाइम एक्सिस से लिया जाता है, ये ध्यान रखना। जो एंगल लिया जाएगा वह टाइम एक्सिस से लिया जाएगा, यानी टाइम एक्सिस से एंगल लेने का मतलब क्या हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ये देखिए भाई, टाइम एक्सिस से एंगल लेने का मतलब ये एंगल जो हो गया वह 60 डिग्री हो गया। ये देखिए इधर से एंगल लिया हमने, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बोलो भाई सही है ना, 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई वह tan 60 डिग्री हो गई, यानी वेलोसिटी v इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड हो गया। ये देखिए वेलोसिटी v इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी v इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड। ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब इसी पोजीशन टाइम ग्राफ के कई रूप है, चलिए आइए देखते हैं इन रूपों का मतलब क्या है। इसी पोजीशन टाइम ग्राफ के कई रूप हैं, और उन पोजीशन टाइम से कैसे वेलोसिटी में चेंज होंगे, कैसे एक्सेलरेशन में होंगे, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, ये पोजीशन टाइम, अगर मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से दिया है, ये देखो ये पोजीशन है और ये टाइम है, इस प्रकार से दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हम अपनी जगह स्थिर हैं, कोचिंग में बैठे हैं तो कोचिंग में हैं, क्लास में बैठे हैं तो क्लास में हैं, घर में बैठे हैं तो घर में हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, जैसे जिस दिन लॉकडाउन रहता है, एक ही कमरे में सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। इसका मतलब यहां पे क्या होता है, ये बताता है पोजीशन कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। यही अगर मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ में इस प्रकार से होता है, ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार से हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, टाइम कांस्टेंट, यानी टाइम कांस्टेंट,
या एक ही टाइम पे कई पोजीशन की पॉसिबिलिटी हो रही है, यानी एक ही टाइम पर, देखिएगा, एक ही टाइम पर, ठीक है, पोजीशन की कई पॉसिबिलिटी, यानी क्या कहने का मतलब है, पोजीशन की कई पॉसिबिलिटी एक ही टाइम पे, ठीक है, एक ही टाइम पे पोजीशन की कई पॉसिबिलिटी, विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, मतलब ये नेचर में, विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, यानी ये नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही टाइम पे पोजीशन की कई पॉसिबिलिटी विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही समय पे आप घर पे भी रहें और एक ही समय पे आप कोचिंग में भी रहें, ठीक है, एक ही समय पे आप क्या है घूमने भी जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, मोबाइल भले ही कोचिंग आपके घर आ गया है इस समय, लेकिन नहीं, ठीक है, एक्चुअल में, रियल में ये वर्चुअल क्लास है, रियल में अगर एक ही समय पे आप दो प्लेस पे नहीं रह सकते हैं, रियल में ये चीज ध्यान रखी रहिएगा, ठीक है, तो एक समय पे कई पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अब यही अगर मान लीजिए इस प्रकार से पोजीशन टाइम ग्राफ आता है, यही अगर क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से आता है, ये देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से आता है, इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। भाई देखिएगा, पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, पोजीशन और टाइम का स्लोप कांस्टेंट है, यानी क्या है, पोजीशन टाइम स्लोप क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। ये देखिएगा, पोजीशन टाइम स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, पोजीशन नहीं कांस्टेंट है, पोजीशन टाइम स्लोप कांस्टेंट है, और ये क्या कहने का मतलब है, पोजीशन टाइम स्लोप कांस्टेंट है, यानी क्या कहने का मतलब है, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, बट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। अगर इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बदलना है तो ये देखिए, यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस प्रकार से बदलेगा, यानी क्या कहने का मतलब, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे दिया है तो ये ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से देगा, ऐसा देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से दे रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से देगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से होता है तब, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस प्रकार से होगा, ये देखिए इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और ये आपका हो गया क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यही देखिए, यही देखो बच्चों, यही अगर इस प्रकार से होता है, यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है, ये देखो पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से, इसका मतलब पोजीशन निगेटिव होता जा रहा है, यानी क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है कांस्टेंट है बट निगेटिव, यानी क्या कहने का मतलब है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप वो क्या है, कांस्टेंट है, देखिएगा कांस्टेंट बट निगेटिव, देखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है बट निगेटिव, और यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेकिन निगेटिव होगी, और एक्सीलरेशन इस दशा में क्या होगा, जीरो होगा, यानी एक्सीलरेशन यहां पे नहीं होगा। और ये देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसे आएगा, यहां पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वह ऐसे आएगा। तो क्या पोजीशन टाइम ग्राफ से इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम बदल सकते हैं कि नहीं, भाई चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ना, चीज़ें चेंज हो सकती हैं कि नहीं चेंज हो सकती हैं, पक्का चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ यही इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से हो, ये देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब, ये देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से है, ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये देखिए ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इंक्रीजेज, ठीक है, स्लोप, ये देखिए ये स्लोप कैसे निकालेंगे, ऐसे हो गया, ये देखिए यहाँ पे θ1 एंगल है, स्लोप ऐसे निकालते हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखिए θ2 हो गया, ये देखिए ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, ये देखिए θ3 हो गया। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, क्यों, यही तो हो गया, θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1,
इसका मतलब स्लोप क्या कर रहा है यहां पे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इंक्रीजेज, यानी क्या करने का मतलब है, स्लोप ऑफ पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ इंक्रीजेज, यानी स्लोप जो है पोजीशन टाइम ग्राफ का वह क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, देखिए भाई, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो इसी को अगर वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी हो, वेलोसिटी इंक्रीजेज, और एक्सीलरेशन क्या बता रहा है ये ग्राफ, कांस्टेंट बता रहा है। देखिए ये ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट बता रहा है। तो अगर इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बदलना हो बच्चों, तो इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बदलेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए ऐसे, इस प्रकार से होगा। और इसी को अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बदलना हो, किस में बदलना हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बदलना हो, तो बच्चों देखो इसको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में यही इस प्रकार से हो जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये देखिएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में यही किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हो गया, ठीक है ना। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब यही अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से आ जाए, ये देखिए यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार से आ जाता है, क्या कहने का मतलब है, यही पोजीशन टाइम ग्राफ, सारा पोजीशन टाइम ग्राफ चल रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार से आ जाता है, ये देखिए ऐसे, यहां आपका पोजीशन है और ये आपका क्या है, टाइम है। ध्यान दीजिएगा, यहां आपका पोजीशन है और यहां आपका टाइम है। यही अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, यही अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है, तो ये देखिए इस प्रकार से पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार से आता है, ऐसे आता है, ध्यान दीजिएगा, यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार से आता है तो कैसे बनेगा भाई, तो यहां क्या हो रहा है, यहां पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए ये θ1 है, ये क्या हो गया, θ2 हो गया, ये क्या हो गया, θ3 हो गया। यानी क्या करने का मतलब है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली डिक्रीज, यानी क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्मली डिक्रीज। ये देखिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह यूनिफॉर्मली क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी, एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट और निगेटिव होगा, ठीक है। यानी यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप बदलते हैं, किस में बदलते हैं, ये देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बदलते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे। क्यों, यही अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बदलते हैं, ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे हो जाएगा, ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे। ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, क्यों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ये देखिए हमने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताया। अब फिर सेम इसी तरह से अब आगे देख लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, कैसे क्या होगा, छोटा छोटा उन सब के बारे में भी देख के फिर इन सब पे मिक्स्ड क्वेश्चन चला जाए, एकदम बेसिक, दो दो तीन तीन बातें बता रहे हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, जो जरूरी है, जो जेन्युइन है। अब चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। पहली तो जो स्लोप होता है, स्लोप ध्यान दीजिएगा, स्लोप यानी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी क्या होता है, पहली बात ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड क्या, उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर यहां पे ये वीटी ग्राफ दिया गया है, देखो भाई, अगर ये वीटी ग्राफ दिया गया, कैसे दिया गया है, ये वीटी ग्राफ दिया गया है, तो वीटी ग्राफ देने का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से ये दे रहा है,
ये कोई भी है t1 टाइम पे है, ये वाला जो है वह कितने पे है, t2 टाइम पे है, ये कितने पे है, ये v1 टाइम पे है, और ये कितने पे है, ये v2 टाइम पे है। ए से लेके बी तक है। कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बोलो भाई, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका जो स्लोप होता है वह क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं। तो अब यहां पर ये बताओ, ये ऐसे बताइए, ये हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, v2 माइनस v1 कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, t2 माइनस t1 कहेंगे। क्यों, तो स्लोप क्या हो गया, यानी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 हो गया कि नहीं। ये देखिएगा v2 माइनस v1 अपॉन, या इसी को हम क्या बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे। और दूसरा इसमें क्या आता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत कठिन आता ही नहीं है। इस बार तो और सिंपल आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ देखे हो ना, जैसे सीबीएसई आईएसएम को धुआंधार नंबर मिल रहा है, वैसे ही आसान पेपर आएगा इस बार। धुआंधार नंबर मिल रहा है, जबरदस्त। पेपर का लेवल भी इस बार इजी बनेगा, आसान बनेगा, एकदम छोटी छोटी, इसीलिए एकदम जो छोटका बात है बता रहे हैं, और देखना वही मिलेगा भी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिएगा, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है अगर मान लीजिए ये बीटी ग्राफ दिया गया है, ये देखो ये बीटी ग्राफ दिया गया है। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बीटी ग्राफ दिया गया है, क्यों, ये तो बीटी ग्राफ है। तो बीटी ग्राफ में इस प्रकार से दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है और ये ऐसे दिया गया है। ये A1 है और ये A2 है। किसी भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपका ट्रेपेजियम हो सकता है, आपका ट्रायंगल हो सकता है। सबका एरिया आप जानते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया जानते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट जानते हैं। तो अब अगर यहां पे आपको क्या निकालना है, अगर यहां पे आपको क्या है, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिएगा डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए A1 प्लस A2 को जोड़ देंगे। ठीक है भाई, यानी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी उसको जोड़ देंगे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, जो नीचे वाला है उसको माइनस कर देंगे। यानी क्या कहने का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। यानी A1 में से A2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस A1 प्लस A2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहां क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस इक्वल टू A1 प्लस A2 और डिस्प्लेसमेंट जो है A1 माइनस A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे देख लीजिए जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या चीजें मिलता है, क्या क्या चीजें हमको सीखना है, देख लीजिए। छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हम करेंगे भी। ये देखिए, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से होता है, ऐसे। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी, ठीक है, ये देखिए स्लोप जीरो है, यानी बीटी ग्राफ का स्लोप जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और बीटी ग्राफ का स्लोप जीरो है। ये ध्यान दीजिएगा, स्लोप जीरो है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जब स्लोप जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑल्सो जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कहीं कुछ ग्राफ बनाएंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कोई ग्राफ, कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का अगर कोई आप ग्राफ बनाते हैं तो इसका मतलब कुछ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लीजिए, ये ध्यान दीजिए, v और t के बीच का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये बताइए, क्या एक समय पे कई वेलोसिटी पॉसिबल है?
ठीक है, तो ये क्या ग्राफ बताता है, एट सेम टाइम डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल, एट सेम टाइम यानी क्या कहने का मतलब है, डिफरेंट यानी डिफरेंट वेलोसिटी, देखिएगा डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल, ठीक है, एट सेम टाइम डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल, मतलब एक समय पे डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल है, ठीक है भाई, एट सेम टाइम डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल, मतलब एक समय पे यहां पे क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी क्या है, पॉसिबल है, ये ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल है एट सेम टाइम, तो नॉट पॉसिबल इन नेचर, मतलब ये नेचर में ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा ग्राफ कहीं भी पॉसिबल क्या है, नहीं है, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, एट सेम टाइम डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल, यानी डिफरेंट वेलोसिटी जो है सेम टाइम पे पॉसिबल, ठीक है, नहीं होगी। अब यही अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से आता है, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कांस्टेंट, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या होगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये देखिएगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये बताइए एटी ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि नहीं, एक्सीलरेशन, मतलब कहीं भी अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इससे हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं। फिर यही अगर वीटी ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये देखिए, यही वीटी ग्राफ अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या कहने का मतलब है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कांस्टेंट लेकिन निगेटिव है, कांस्टेंट और निगेटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट और निगेटिव होगा, ये देखिएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट और निगेटिव होगा। और ये देखिए एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ यहां जो मिलेगा, यानी एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ यहां क्या मिलेगा, वह इस प्रकार से मिलेगा, ये देखिए एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ यहां पे इस प्रकार से मिलेगा, मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट और क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट और क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, ये देखो, यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, ये देखो, ये वीटी ग्राफ है, बाकी चीजें तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यही वीटी ग्राफ है, अगर इस प्रकार से मिलता है, इसका मतलब क्या है बताइए, यहां पे स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बोले भाई स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, क्यों, यही तो है, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इंक्रीजेज, यानी क्या कहने का मतलब है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इंक्रीज, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, मतलब इसके लिए एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये देखो, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ यूं हो जाएगा कि नहीं। यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया है, ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया है, तो ये बताइए यहां से स्लोप क्या कर रहा है, ये θ1 हो गया, ये क्या हो गया, θ2 हो गया, और ये क्या हो गया, θ3 हो गया कि नहीं। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या कहने का मतलब है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ डिक्रीजेज, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज, यानी क्या कहने का मतलब है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, इसको उल्टा भी समझिएगा, जैसे एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार से दिया होगा, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के आगे नहीं क्वेश्चन बनता है कभी भी, अब उसके पीछे ही क्वेश्चन बनेगा,
ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के कभी भी आगे क्वेश्चन नहीं बनता है, जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसके पीछे ही क्वेश्चन बनता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के। तो अब ये देखिए, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से दिया है तो ये एक्सेलरेशन, ये देखिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, ये ध्यान देना बच्चों, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है मतलब इसका किस प्रकार से बनेगा भाई। अब यहां पे क्या आना चाहिए, निगेटिव स्लोप आना चाहिए, यही तो है निगेटिव स्लोप, यानी एक्सेलरेशन क्या करेगा, ये देखिए यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरह से इक्वेशन दिया है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यही अगर इस प्रकार से इक्वेशन दिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना, बातों को समझ रहे हैं ना, कैसे कैसे क्या है, तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब जैसे मान लीजिए यही एक्सेलरेशन टाइम, यही अगर इस प्रकार से चीज़ों को देता है तो आप कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ें बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्राफ के कन्वर्जन में सपोज करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से दे दिया, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से दे दिया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और करा कि इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करिए। ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और कह रहा कि इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में चेंज करिए। ठीक है भाई, ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसको चेंज करिए, ये कहा जा रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसको चेंज करिए। कैसे क्या हम चेंज करेंगे, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये देखो ये क्या है, वेलोसिटी मतलब स्लोप इसका कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी ये देखिए एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होगा। ये देखिए इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव होने का मतलब ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये देखिए वीटी ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ये देखिए वीटी ग्राफ ऐसे दिया है, तो वीटी ग्राफ इस प्रकार से दिया है। तो ये बताओ ये क्या, स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इसका स्लोप क्या है, जीरो है। स्लोप अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या दिया गया है, इसका स्लोप यहाँ पे दिया गया है, इसका स्लोप कांस्टेंट दिया गया है। ये देखिए इसका स्लोप कांस्टेंट दिया गया है, बोली भाई नेगेटिव दिया गया है, कांस्टेंट और नेगेटिव। तो कांस्टेंट और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए कांस्टेंट और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से ऐसे हो गया। यही जैसे कभी कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे दे देता है, ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे दे देगा। ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मान लीजिए ऐसे दे दिया और कह दे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यही बच्चे अब कंफ्यूज होने लगते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे सीखने वाले हैं वह सीखें, क्योंकि देखिए चार ही ग्राफ है, अगर ये आप जानते हैं तो कहीं कोई आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, बाकी सब आपका कंफ्यूजन केवल रहेगा, कहीं कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। अगर वह चार ग्राफ आप जानते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं होगी। तो ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बाद ये आपका वीटी ग्राफ दिया है, क्या दिया है, ये वीटी ग्राफ दिया है। ये देखिए वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है, वीटी ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। ये देखिए वेलोसिटी बढ़ेगा यूनिफॉर्मली। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट और पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। ये देखिए वेलोसिटी यहाँ से बढ़ेगा। तो ये क्या वीटी ग्राफ मिल गया कि नहीं, इसको नीचे मत करना, नीचे होगा तब तो ये वाला बन जाएगा, इसका उल्टा ये होगा, लेकिन इस तरह से रहेगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। यही अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे आता है, ये देखिए कन्वर्जन आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के आगे नहीं है, उसके पीछे ही चलेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के आगे बस एक ही चीज आती है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वह वेलोसिटी और स्पीड के बराबर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का उसका ग्राफ बता दीजिए, तो उसका कोई ग्राफ है ही नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तक कन्वर्ट हो सकता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक दिया है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है
और ये देखिए ऐसे इस प्रकार से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है बच्चों। और कहा जा रहा है कि इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो चलो भाई अब जरा दिमाग में बैठा रहना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना था। ये बताओ, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो ये बताइए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे था, ये वाला भाई स्लोप इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तभी तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका यहां से ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। यहां क्या हो गया भाई, ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो इसको कैसे आपने बताया था, जरा याद करिए। इधर वाले पोर्शन को वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में आपने इस प्रकार से बताया था, ऐसे बताया था कि नहीं, ठीक है, ये नहीं बताया था। तो अब ये देखिए ये ग्राफ अब यहां से नीचे नहीं आएगा, इसी पे ये ग्राफ क्या होगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए ऐसे इस प्रकार से भाई, इस प्रकार से यहां से ये ग्राफ इसी पे आ जाएगा। तो मतलब इस ग्राफ को, यानी एटी ग्राफ है, ये देखिए यही है, इस वाले पोर्शन को आपने ऐसे बनाया था, इस वाले पोर्शन को आपने ऐसे बनाया था, तो ये बीटी ग्राफ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना भाई। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लीजिए। बाकी देखिए इस पे वीडियो लंबा हो रहा है, तो ग्राफ बता के फिर इसके क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बनाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ जेईई नीट विट के जो भी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए यही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर यही क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, तो कैसे क्या हो जाएगा देख लो भाई। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चलो भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यही अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है तो किस प्रकार से बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बात समझ रहे हो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के आगे ग्राफ नहीं होता है, उसके पीछे ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, मतलब या तो वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट पूछेगा या तो एक्सटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के आगे का मतलब क्या होता है, मतलब उसका एरिया वाला एक क्वेश्चन आता है, एरिया। तो एरिया वाला क्वेश्चन कैसा आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ध्यान दीजिएगा इस तरह से कहीं किसी भी शेप का एरिया दिया हो, तो मान लीजिए ये A1 है और ये क्या है A2 है, इसका एरिया आप निकालते हैं। तो अगर स्पीड की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो A1 प्लस A2 कर देंगे। अगर वेलोसिटी की बात करता है A1 माइनस A2 कर देंगे। अगर वेलोसिटी की बात करता है तो A1 माइनस क्या कर देंगे, A2 कर देंगे, ठीक है ना भाई। तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये दूसरे लेक्चर में मैंने इतनी बातें आपको बता दी, तीसरे लेक्चर के लिए इसका प्रॉब्लम और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।